गुड मॉर्निंग क्लास। हम आज टैक्सेशन की ओरिएंटेशन क्लास करने वाले। ओरिएंटेशन क्लास मतलब आज हम चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बट सीए कोर्स में आप एंटर हुए हैं और टैक्सेशन सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, तो आपको किस तरीके से पढ़ना है उसके लिए हम बात करेंगे। मतलब आपको क्या बुक्स दी जाएंगी, मटेरियल कौन सा पढ़ना है, ठीक है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। आपको पढ़ना कैसे है वो भी आज बात करेंगे, क्योंकि फर्स्ट डे ये बात होगी, उसके बाद तो सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम तो सब्जेक्ट की बात करेंगे, तो ये सब बातें तब नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो आज फर्स्ट डे टैक्सेशन की ओरिएंटेशन क्लास। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम दिनेश तेजवानी है। स्टूडेंट्स मेरा पूरा नाम अधिकतर नहीं जानते, स्टूडेंट्स अधिकतर तेजवानी सर के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैंने क्या कर रखा है, मतलब मेरी क्वालिफिकेशंस क्या हैं। मैंने बीकॉम ऑनर्स अकाउंटिंग किया, उसके बाद सीए, आगे एफसीए दे रखा है। एफसीए का मतलब क्या होता है आपको पता है? सीए दो टाइप के होते हैं, फेलो सीए और एसोसिएट सीए, ठीक है। जिनको 3 साल कंप्लीट नहीं हो रखे होते हैं वो एसीए कहलाते हैं, और जिनको 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं वो एफसीए कहलाते हैं, ठीक है। और तो मेरे को तकरीबन 20 इयर्स हो गए हैं, तो 3 इयर्स तो हो चुके हैं, तो इसलिए एफसीए, फेलो चार्टेड अकाउंटेंट। फिर है डीसा। डीसा एक सीए ही कर सकता है। ये सीए इंस्टीट्यूट का ही कोर्स है जो सीए होने के बाद सीए इंस्टीट्यूट कंडक्ट करता है उन मेंबर्स के लिए जो बैंक ऑडिट करना चाहते हैं। मतलब बैंक ऑडिट की एलिजिबिलिटी के लिए ये कोर्स करना कंपलसरी है, ठीक है। और मैंने सीए कंप्लीट की 2002 में, और अगस्त 2002 से मैं टीचिंग फील्ड में हूं, और अब तक कंप्लीटेड ईयर्स देखें तो 19 ईयर्स हैं, अभी 20वां साल चल रहा है। फेस टू फेस क्लासेस का ये एक्सपीरियंस है। आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं, तो 2017 से हम ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहे हैं, बट फेस टू फेस क्लासेस तो 2002 से पढ़ा रहे। मैं आपको टैक्सेशन सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, उसमें डायरेक्ट टैक्स वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा, और मैं सिर्फ सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, इंटर के भी और फाइनल के भी। फाउंडेशन लेवल पर टैक्सेशन सब्जेक्ट नहीं होता है, तो फाउंडेशन पर मैं नहीं पढ़ाता। चलिए फिर बात करते हैं सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन की। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, फैकल्टी का इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। ये जो सब्जेक्ट है लीगल सब्जेक्ट है, मतलब इसमें आप क्या पढ़ोगे? सेक्शंस, सेक्शंस के अंदर प्रोविजंस, ठीक है। ये भले ही लीगल सब्जेक्ट है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी ज्यादा है। तो थ्योरेटिकल भी है और ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल भी है। मतलब पहले आपको थ्योरी पढ़नी होगी, थ्योरी के अंदर जो लिखा हुआ है उसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है ये समझेंगे आप, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल भी है और प्रैक्टिकल भी है। आपके टैक्सेशन सब्जेक्ट के 2 पार्ट हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आप पाएंगे ज्यादा प्रैक्टिकल है, और इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा थ्योरी है। और ये जो टैक्सेशन सब्जेक्ट है डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब इसमें चेंजेस बहुत फास्ट होते हैं। आप अकाउंट्स पढ़ेंगे, कॉस्टिंग पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि तकरीबन 15-20 साल से कोई चेंज ही नहीं होता, वो सब्जेक्ट कांस्टेंट रहते हैं। लेकिन मेरा ये जो सब्जेक्ट है इसमें चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं। जैसे ही बजट आता है, गवर्नमेंट बताती है कि डायरेक्ट टैक्स में
इनडायरेक्ट टैक्स में क्या चेंजेस हुए। ठीक है, वो बजट के अंदर तो चेंजेस आते ही हैं, लेकिन साल के बीच में भी चेंजेस आते रहते हैं। गवर्नमेंट सर्कुलर्स निकालती रहती है, तो वो भी अमेंडमेंट का पार्ट है, तो चेंजेस होते रहते हैं। इसी कारण ये सब्जेक्ट अभी तक यंग है, मेरी तरह। मैं लगता हूं आपको 20 इयर्स से पढ़ा रहा हूं, मतलब इतना पुराना लगता हूं आपको। तो जैसे मेरा सब्जेक्ट, जैसे मैं यंग हूं और मेरा सब्जेक्ट भी यंग है। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, और सीए प्रोफेशन का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर सीए प्रोफेशन को भी छोड़ें सपोज 1 मिनट के लिए, उसकी बात नहीं करते, तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा यूटिलिटी है। सब्जेक्ट की यूटिलिटी इतनी ज्यादा है कि अगर मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूं और मैं प्रैक्टिस भी करता हूं, मेरा ऑफिस भी है, तो जो भी लोग मुझसे मिलते हैं वो हमेशा इस टॉपिक पर मेरे से बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अकाउंट्स या कॉस्टिंग वाला टीचर कहीं जाएगा, उससे कोई कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन टैक्सेशन वाला टीचर कहीं जाएगा, उसको पूरी पब्लिक घेर लेती है, अपनी प्रॉब्लम्स बताती है कि मैंने ये प्लॉट सेल किया, इस पर कितना टैक्स लगेगा वगैरह वगैरह। सारे अपने जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं टैक्सेशन से रिलेटेड पूछना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से हमें कहीं दिक्कत भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम मैरिज फंक्शन अटेंड करने गए तो कई बार ये भी होता है कि लोग खाना खाने तक नहीं देते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये सीए लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट है। मतलब सीए की पहचान टैक्सेशन सब्जेक्ट से है। अदर सब्जेक्ट्स हो सकता है बाय द टाइम आप जब सीए बन जाएंगे तब भी इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस कम नहीं होगी। आपको ये सब्जेक्ट कंटिन्यूसली सीए बनने के बाद भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अकाउंट्स आपको सीए बनने के बाद नहीं पढ़नी पड़ेगी, लेकिन ये सब्जेक्ट सीए बनने के बाद भी पढ़ना पड़ेगा। मैं आज भी ये सब्जेक्ट पढ़ता हूं। जैसे इस सब्जेक्ट में जो चेंजेस होते रहते हैं वो उसके लिए मेरे को अपडेट रहना पड़ता है। तो बच्चे कहते हैं मेरे कि सर ये पापा आप तो अब भी पढ़ रहे हो, तो क्या अभी तक आपकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई क्या? अभी तक क्यों पढ़ रहे हो? तो ये सब्जेक्ट कंटिन्यूस बेसिस पर पढ़ते रहना पड़ता है, क्योंकि अपडेट्स आते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। अब बात करते हैं, सब्जेक्ट की तो हो गई बात, अब बात करते हैं आपके एग्जाम्स का पैटर्न क्या रहता है। आज ये बातें कंप्लीट करना जरूरी है। रीजन, सब्जेक्ट के बारे में, एग्जाम कैसे होगा क्या, उसके बारे में आज बात कंप्लीट हो जाए ताकि हम कल से सब्जेक्ट पर आ सके। तो एग्जाम का आपका पैटर्न क्या रहता है? ये आपका है पेपर नंबर 4, जो कि आपका ग्रुप फर्स्ट का लास्ट पेपर है। ठीक है, ग्रुप फर्स्ट का लास्ट पेपर है, 100 मार्क्स का है, और इसके 2 पार्ट है। पार्ट ए डायरेक्ट टैक्स वाला पोर्शन जिसमें आपके इनकम टैक्स है, और ये 60 मार्क्स का है। ठीक है, और पार्ट बी इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें आपके सिर्फ जीएसटी वाला पोर्शन है। वैसे इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम ड्यूटी भी होती है। एट प्रेजेंट इंडिया में 2 ही टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। बट कस्टम ड्यूटी वाला पार्ट अभी आपके कोर्स में नहीं है, वो जब आप सीए फाइनल में आओगे तब आप पढ़ोगे। तो जीएसटी वाला जो पार्ट है वो आपका 40 मार्क्स का है। ठीक है, जैसा कि मैं बात कर चुका हूं कि आपका ये जो डायरेक्ट टैक्स वाला पार्ट है ज्यादा प्रैक्टिकल है। इसमें मतलब आपके बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जिसमें आपको क्या करना होता है, प्रोविजंस आपने पढ़े, सेक्शंस पढ़े आपने, उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है आप ये समझते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा प्रैक्टिकल है। और इनडायरेक्ट टैक्स में आपको बता चुका, ये ज्यादा थ्योरी पोर्शन है। चूंकि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स अलग अलग टाइप के टैक्सेस हैं और इंस्टीट्यूट ने एक पेपर में मर्ज किए, तो आप पाएंगे कि इस सब्जेक्ट का कोर्स सबसे बड़ा है। मतलब आप कोर्स कंटेंट के हिसाब से देखोगे
तो आप जब लॉ पढ़ोगे सिर्फ लॉ जितना जीएसटी पोर्शन है, ठीक है, और अकाउंट्स और कॉस्टिंग मिला के डायरेक्ट टैक्स वाला पोर्शन है। तो जब आप पढ़ने बैठोगे तब आपको लगेगा कि इस पेपर के अंदर तो 3 गुना लोड ज्यादा डाल दिया है, ठीक है, बट इंस्टीट्यूट समझती है ये ज्यादा स्टूडेंट इस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करें और ज्यादा लोड उठाने की उनमें पहले से ही कैपेसिटी डेवलप हो जाए, ताकि आगे चलकर उनको प्रॉब्लम नहीं आए। क्यों? क्योंकि सीए बनने के बाद भी आपको ये सब्जेक्ट पीछा नहीं छोड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा सीए बनने के बाद भी, ठीक है। आपको एग्जाम में 2 सेपरेट आंसर शीट्स मिलेंगी, 2 सेपरेट आंसर शीट्स, डायरेक्ट टैक्स वाले पोर्शन के लिए अलग मिलेगी और इनडायरेक्ट टैक्स वाले पोर्शन के लिए अलग आंसर शीट मिलेगी। और एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा? आपका 30% एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एमसीक्यू सुन के खुश मत हो जाना, फाउंडेशन लेवल पे कुछ कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इंटर लेवल पे एमसीक्यू आसान नहीं होते हैं, ठीक है। तो 30% एमसीक्यू है और 70% आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ये जो 30% एमसीक्यू वाला पार्ट है, इसमें सारा कंपलसरी एमसीक्यू आता है। कंपलसरी मतलब जितने भी एमसीक्यू आएंगे आपको अटेंड करने पड़ेंगे, आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 8 एमसीक्यू दे दिए, इसमें से बोलेंगे कोई भी 6 कर लो, ऐसा नहीं होगा। जितने भी एमसीक्यू आएंगे आपको सारे के सारे करने पड़ेंगे, कोई इंटरनल एक्सटर्नल चॉइस नहीं रहेगी। लेकिन एक अच्छी बात है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप देखोगे साइंस से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू पैटर्न पर क्वेश्चन पेपर आते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन आपके कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन आपको पढ़ना पूरा पड़ेगा, मतलब आपको प्रोविजंस की डीप स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके आप वो एमसीक्यू हैंडल कर पाओगे, ठीक है। अब बात करता हूं मैं, एग्जाम में कोई हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है और इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट है। पेपर आपके स्टूडेंट कोई भी मीडियम ऑप्ट कर सकता है, हिंदी मीडियम ऑप्ट किया जा सकता है, इंग्लिश मीडियम भी ऑप्ट किया जा सकता है, स्टूडेंट की चॉइस है। लेकिन हिंदी मीडियम वाले को भी पेपर इंग्लिश में ही मिलेगा, ठीक है। और मैं आपको जो नोट्स देने वाला हूं, एक कंफ्यूजन अभी क्लियर कर देता हूं। जब भी क्लास स्टार्ट होती है स्टूडेंट हमेशा पूछते हैं, सर आपने हमको जो नोट्स दिए वो तो सारे इंग्लिश में, और हम ठहरे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, तो हम कैसे मैनेज करेंगे इसको? हमें तो नहीं समझ आएगा। सब समझ में आएगा। 20 साल से पढ़ा रहे हैं और आज तक ये दिक्कत नहीं आई हमें कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को समझ नहीं आया हो। क्यों? हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो मिक्स लैंग्वेज होती है, और स्टूडेंट को इनकम टैक्स वाला सब्जेक्ट इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए। वो एग्जाम में लिख सकता है हिंदी में, मना नहीं है उसको। और कीवर्ड्स हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट भी इंग्लिश में लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये दिमाग में मत लाना कि मैं हिंदी मीडियम वाला हूं और सर ने जो नोट्स दिए हैं वो इंग्लिश में है। कहीं पे भी पढ़ने जाओगे आपको हिंदी के नोट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। जितने भी सीए इंटर के कहीं पर भी दूसरे शहरों में भी फैकल्टीज हैं, उनके भी नोट्स हिंदी में नहीं हैं, ठीक है। तो ये दिमाग से बात निकाल देना कि हिंदी में नोट्स चाहिए, नहीं तो मेरा क्या होगा, मैं तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं, ठीक है। पेपर आपका इंग्लिश में ही आएगा, इसलिए भी जरूरी है कि आप इंग्लिश में ही पढ़ें। हिंदी में तो आप लिख सकते हैं, और उसमें जब आप लिखने बैठेंगे कीवर्ड्स आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, इंग्लिश मीडियम वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, अच्छा, इस पेपर में आपका एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने आ जाते हैं, ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आ जाते हैं उसकी बात करते हैं। एक्सपेक्टेड स्कोर रहता है 50 से 85 मार्क्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है।
आपको पास होने के लिए कितने चाहिए? 50% चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ठीक रहता है। स्टूडेंट अगर ढंग से पढ़ता है तो उसके इतने मार्क्स आ जाते हैं। उसके लिए क्या होगा, आपको मैं जैसे क्लास में समझाऊंगा, कोई भी प्रोविजन, कोई भी सेक्शन, हाथों हाथ मैं उसको उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा दूंगा और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा ताकि आपकी खुद की भी प्रैक्टिस डेवलप हो। इसके लिए मैंने क्या कर रखा है, मैंने डायरेक्ट टेक्स्ट की 2 बुक्स बनाई हैं। एक बुक में मैंने क्या किया, प्रोविजंस सेक्शंस लिखे हैं। ठीक है, दूसरी बुक में मैंने क्वेश्चन बैंक दिया है। तो मैं दोनों बुक्स आपको रोज लानी होगी। मैं मेन बुक में से आपको प्रोविजंस और सेक्शन पढ़ाऊंगा और हाथों हाथ फिर क्वेश्चन बैंक से उसका क्वेश्चन करवा दूंगा और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा। चलिए, तो पढ़ना कैसे रहेगा, हाउ टू स्टडी। आपको 2 सेपरेट रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं, एक तो क्लास वर्क का अलग और एक होमवर्क का अलग। ऐसा क्यों? क्लास वर्क में मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो आप क्लास वर्क वाले रजिस्टर में करेंगे। मैं कोई जो क्वेश्चन खास होगा, एक बात छोटी सी बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चैप्टर है, सपोज उसमें 40 क्वेश्चंस हैं, 40 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब एक चैप्टर में 40 क्वेश्चंस हैं और आपके चैप्टर्स हैं 23 चैप्टर्स डायरेक्ट टेक्स्ट में, और इनडायरेक्ट टेक्स्ट में आपके चैप्टर्स हैं 12। तो 23 प्लस 12 इतने चैप्टर्स हैं। अब सपोज किसी चैप्टर में मैंने 40 क्वेश्चंस दे रखे हैं क्वेश्चन बैंक में, तो मेरे को एक बात बताना, क्या आप एग्जाम टाइम में 40 क्वेश्चंस कर पाओगे? दोबारा नहीं कर पाओगे। तो आपको मार्किंग करनी पड़ेगी कि सर ने क्लास में ये क्वेश्चन कराया था तो ये इंपॉर्टेंट है, वो क्लास वर्क में करना है। और जो क्वेश्चंस घर पे होमवर्क के रूप में दिए गए वो तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस दिए गए। तो उसमें से क्या हो जाएगा, आप क्लास वर्क में जो क्वेश्चन करोगे क्लास वर्क वाले रजिस्टर में, सपोज वो क्वेश्चंस हैं 22, 40 में से 22 क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवाए और बाकी के क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दे दिए। तो इस तरीके से क्या होगा, क्वेश्चंस की छटनी होती जाएगी और आपको पता रहेगा, अच्छा 40 में से ये 22 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये तो करने ही है, बाकी के टाइम मिला तो करने हैं, अगर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है तो उनको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा उससे हमारा। क्यों, हमें कोर्स पूरा करना है, सिर्फ एक चैप्टर ही थोड़ा ना करना, हमें पूरा कोर्स मैनेज करते हुए चलना है। और एक ही पेपर में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों दे दिया है तो वो दोनों मैनेज करते हुए चलना है। चलिए, तो आप 2 रजिस्टर मेंटेन रखेंगे, एक क्लास वर्क का अलग और होमवर्क का अलग। अब स्टूडेंट एक सवाल और पूछते हैं, सर ये बताइए कि ये सब्जेक्ट पे मेरे को अच्छी पकड़ बनानी है तो ये सब्जेक्ट मैं कितनी बार पढ़ूं? आपको ये सब्जेक्ट 4 बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे कैसे पढ़ोगे, उसकी स्टेजेस क्या होंगी ये बताता हूं आपको। सबसे पहले तो क्लास में मैं आपको थोड़ा स्टडी कराऊंगा, मतलब जो प्रोविजन पढ़ाया उसमें इंटरनल और अंदर क्या बातें छुपी हुई हैं उसको डिटेल में बताऊंगा। क्लास में जब मैं आपको बता दूंगा तो वो आपकी रेगुलर स्टडी हो रही है, मतलब फर्स्ट टाइम आप उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो। तो पहला फेज होता है रेगुलर क्लास में, जब हम पढ़ रहे हैं क्लास के अंदर, वो हो गया, एक बार पढ़ना हो गया हमारा। रिवीजन आपको 3 बार करने हैं, ये तो फर्स्ट टाइम पढ़ा आपने, रिवीजन आपको 3 बार करने हैं। फर्स्ट रिवीजन कैसे, जैसे ही आपका चैप्टर ओवर हो, चैप्टर के साथ साथ तो आप पढ़ ही रहे हो, वो फर्स्ट टाइम पढ़ाई हुई। फिर जब चैप्टर खत्म हो जाए तो आप जैसे ही चैप्टर खत्म हो वापस घर पे अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से दोबारा घर पे पढ़ोगे वो सब्जेक्ट, वो चैप्टर पूरा। ठीक है, फिर दूसरा रिवीजन, जब हमारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो आप सेल्फ स्टडी करोगे,
वो कहलाएगा आपका सेकंड रिवीजन। ठीक है, तो उस वक्त आपको फुल रिवीजन करना है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अवर क्लासेस। फिर क्या करना है, तीसरा रिवीजन कब करना है, एग्जाम से जस्ट 15 दिन पहले। तो 3 रिवीजन हो गए, पहले पढ़ा आपने क्लास में, फिर उसके बाद उसके 3 रिवीजन करने, तो टोटल 4 बार पढ़ना है। ठीक है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप पास नहीं हो पाओगे। क्लियर बता रहा हूं, आप ये मत समझिएगा कि मैं डरा रहा हूं। मैं फर्स्ट डे ये चीज क्लियर कर दूं ताकि आपको पहले से पता रहे कि आपको पढ़ना कैसे है। और ओरिएंटेशन क्लास का मकसद ये होता है कि हम कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। इस क्लास में हम ये बताते हैं, मैं 2 बुक्स दूंगा, क्योंकि कल के बाद से तो मैं सब्जेक्ट पे आ जाऊंगा, फिर मैं इधर उधर की कोई बात नहीं करूंगा। आज तो मैं सिर्फ इधर उधर की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो पढ़ना कैसे है, रेगुलर आपकी क्लासेस होंगी। रेगुलर क्लास में मैं आपको 2 बुक्स दूंगा। पहली बुक्स में क्या होगा, आपका प्रोविजंस मतलब सेक्शंस, और दूसरी बुक होगी आपकी क्वेश्चन बैंक। तो 2 बुक्स आपको मिलेंगी। 2 बुक्स आपने मेरी पढ़ी, इसके अलावा आपके पास सीए इंस्टीट्यूट भी तो स्टडी मटेरियल भेजेगा, तो क्या उसमें से भी पढ़ना है? यस, उसमें से भी पढ़ना है। डायरेक्ट टेक्स्ट के आपके 3 मॉड्यूल्स होंगे और इनडायरेक्ट टेक्स्ट के 2 मॉड्यूल्स होंगे। आपके पास टोटल टैक्सेशन के 5 मॉड्यूल्स आएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट लेंथी है और आपको बहुत टाइम मैनेज करते हुए चलना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। और ये जो सीए इंस्टीट्यूट का मटेरियल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो भी आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, अगर आप पूरा नहीं पढ़ पाते, आप बोलोगे कि आप अपनी बुक्स दोगे, आप बोल रहे हो वो भी पढ़ो, फिर सीए इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी पढ़ो, तो ये बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा क्या? ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा, ठीक है मेरी बुक से कर लीजिए, बट इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल में जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिए, क्वेश्चंस दिए, वो जरूर करिए। ठीक है, तो सारे इलिस्ट्रेशंस एग्जाम्पल्स करने। और एक खास बात और, इंस्टीट्यूट ने जो मटेरियल दिया है उसमें उन्होंने एग्जाम्पल्स की नंबरिंग नहीं की है। तो जब आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ो, उस पे नंबरिंग करते हुए जाना, एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 इस तरीके से नंबरिंग करते जाना। और कोई एग्जाम्पल आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि ये तो एग्जाम टाइम में भी देखने की जरूरत रहेगी, तो आप जो मेन बुक है, मेन बुक में आपने सेक्शन प्रोविजन पढ़ा, उसके पास में लिख दीजिए कि स्टडी मटेरियल पेज नंबर, इस पे ये इलिस्ट्रेशन है, देखना है। तो जब नंबरिंग हो रखी होगी तभी आप ढंग से कर पाओगे, तो नंबरिंग जरूर कर लेना। फिर तो ये रेगुलर क्लास हमारी होगी, उसके बाद रिवीजन क्लास होगी। अब आप बोलोगे कि रिवीजन क्लास मतलब आप दोबारा सारा वापस पढ़ाओगे? नहीं, दोबारा वापस सारा कोर्स कंटेंट नहीं होगा। तो रिवीजन क्लास में होगा क्या? रिवीजन क्लास में आईसीआई के हम पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सजेस्टेड आंसर्स मतलब इंस्टीट्यूट एग्जाम ओवर हो जाता है, उसके बाद उन क्वेश्चंस के सजेस्टेड आंसर्स निकालती है, वो करने हैं। आरटीपी रिविजनरी टेस्ट पेपर्स निकालती है, वो करेंगे हम। और मॉक टेस्ट पेपर्स वो करेंगे। मतलब इसमें आपका फिनिशिंग होने वाला है। ठीक है, ये तो आपका मकान बन गया। अब मकान की क्या होती है, फिनिशिंग होती है बाद में। तो रिवीजन क्लास में जो मकान बन गया आपका, उसका फिनिशिंग होगा। उससे क्या होगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो आपका थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद होगी अमेंडमेंट क्लास। अगर कुछ अमेंडमेंट्स और हो गए, मैंने कहा एक तो बजट के थ्रू अमेंडमेंट्स होते हैं, वो तो करना ही है, और उस वक्त बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स होते हैं, और उसके बाद साल के बीच बीच में और सर्कुलर्स आते रहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और बीच में ही उस चैप्टर से रिलेटेड और कोई सर्कुलर आ गया, तो वो हम कब कवर करेंगे? अमेंडमेंट क्लास में। ठीक है, तो 3 तरीके से हो गया आपका कोर्स।
रेगुलर क्लास में, उसके बाद रिवीजन क्लास, और उसके बाद कोई रिसेंट अमेंडमेंट हुआ, चेंजेस हुए, वो हम अमेंडमेंट क्लास में कवर कर लेंगे। टीचिंग का क्या तरीका रहेगा? पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। सीए स्टडी में मेन चीज ये है, यहां आपको कुछ छोड़ना नहीं है, सब कुछ पढ़ना है। चॉइस नहीं है कि ठीक है ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है मैं छोड़ दूंगा, या ये मेरे को डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं छोड़ दूंगा। पढ़ाया आपको पूरा जाएगा, ठीक है। और सिस्टमेटिक डिस्कशन चलेगा लेक्चर्स में, और वो लेक्चर्स रिकॉर्ड भी होंगे। तो लेक्चर्स जो रिकॉर्ड होंगे, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, यही रिकॉर्डिंग आपको घर पे भी अवेलेबल रहेगी क्लासेस की। और जो मैं क्लास में कुछ स्पेशल पॉइंट्स बोलूं या इधर मैं कुछ चार्ट बनाऊं, तो वो आपको हाथों हाथ अपने रजिस्टर में नोट कर लेना है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कई बार गवर्नमेंट ने जो लैंग्वेज लिखी वो डिफिकल्ट है, उसको समझने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, वो थोड़ी उलझी हुई लैंग्वेज है। तो मैं आपको लिखवा दूंगा, पहले ये चेक करना है स्टेप 1, स्टेप 2, फिर ये चेक करना है स्टेप 3। तो इस तरीके से मैं आपको लिखवा दूंगा, वो आपको लिखना है अपने रजिस्टर्स में। फिर काफी क्वेश्चंस मैं क्लास में कराऊंगा। सेक्शन पढ़ाने के बाद मैं हाथों हाथ उसका क्वेश्चन करा दूंगा। क्वेश्चन कराने से क्या होगा, मेरे जितने क्वेश्चंस कोई नहीं करवाता, और मेरे क्वेश्चंस ज्यादा कराने का रीजन यही है कि हाथों हाथ क्लास में वो कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। होता क्या है, हम जब पढ़ते हैं सिर्फ पढ़ रहे हैं, सेक्शन में ये लिखा हुआ है, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने बैठते हैं नहीं कर पाते, कोई चीज भूल जाते हैं, ठीक है। मतलब एक ही जगह मान लो मेरे को 4-5 सेक्शंस अप्लाई करके रिजल्ट निकालना है, आंसर करना है, तो 5 सेक्शंस अप्लाई करने हैं, दिमाग में सिर्फ 3 सेक्शंस आ रहे हैं, ये लग जाएंगे, 2 सेक्शंस भूल गए कि ये अप्लाई करने थे, आंसर गलत हो गया। तो वो चीज सही कैसे होगी? प्रैक्टिस करने से, ठीक है। और वो कब होगा? जब मैं खुद क्वेश्चंस डिस्कस करूं, और आपको भी होमवर्क में काफी सारा क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। और होमवर्क आपको रेगुलर करना है। आप रेगुलर क्लास में आ रहे हैं, रेगुलर क्लास का एडवांटेज यही होता है कि आपको रेगुलर टीचर के साथ चलना है। कोई भी प्रॉब्लम हो क्लास में पूछ लो, क्लास के बाद भी पूछ सकते हो, इवन आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा, उसमें भी आप पूछ सकते हो। किसी बॉयज का अलग बनाया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप, और गर्ल्स का अलग बनाया जाएगा, ठीक है। तो ग्रुप में पूछिए, अच्छा है, ग्रुप में पूछेंगे तो सही रहता है, इंडिविजुअली ना पूछें। लेकिन अगर किसी को हेजिटेशन है कि नहीं ग्रुप में कैसे पूछूं, तो ठीक है इंडिविजुअली भी पूछ सकते हो, लेकिन ग्रुप में पूछोगे तो उसका फायदा सबको मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इनके माइंड में कोई पॉइंट आया, जरूरी नहीं है कि बाकी सबके माइंड में भी वो पॉइंट आए। तो उन्होंने उस पॉइंट पे पूछा और मैंने उस पॉइंट का आंसर किया। अब इन्होंने पूछा, इन्होंने आंसर किया, अगर मैं इनको इंडिविजुअली रिप्लाई कर दूं तो वो बाकी सबको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो ग्रुप में पूछेंगे तो वो चीज बाकी सबको भी क्लियर हो जाएगी। फिर डाउट्स की बात, मैंने अभी जैसे कहा कि क्लास में आप डाउट पूछिए, हेजिटेशन मत रखिए। आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, अब आप बच्चे नहीं हो, ठीक है, तो सिली क्वेश्चन तो नहीं पूछोगे। अब आपका माइंड कुछ डेवलप हो गया है, तो आप जो क्वेश्चन पूछोगे लॉजिकल ही पूछोगे मैक्सिमम केसेस में, ठीक है। इलॉजिकल होगा तो मैं आपको उसका रीजन बता दूंगा कि ये इलॉजिकल क्वेश्चन क्यों है आपका, ठीक है। लेकिन पढ़ाने का तरीका ये रहेगा कि अगर मैं आपको बोलूंगा ये इलॉजिकल क्वेश्चन है तो उससे आपको इंसल्ट फील नहीं होगा। पढ़ाने का तरीका इस तरीके का है, तो उसके लिए भी आपको माइंड में कोई डाउट रखने की जरूरत नहीं है। और आफ्टर क्लास भी आप क्लास के बाहर या नीचे ऑफिस में मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। और बाद में कभी डाउट आ जाए या सेम डे, फॉर एग्जांपल आज मैंने क्लास में पढ़ाया और आप रात को बैठकर रिवीजन कर रहे हो, डाउट आ गया तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूछ लीजिए,
तो ये सारी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए जाएंगे। मैं बुक के अंदर आपको एक प्रोग्रेस इवोल्यूशन शीट दूंगा। प्रोग्रेस इवोल्यूशन शीट का आप कैसे यूज करोगे वो आपकी इच्छा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जब आप रिवीजन कर रहे हो, आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो टिक लगाती चाहिए कि फर्स्ट चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया, इसके क्वेश्चंस भी मैंने कर लिए, ठीक है। वो प्रोग्रेस इवोल्यूशन शीट देखने से क्या होगा, जब मान लो आपके काफी टिक लग गए, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ इतना मेरा हो चुका है, ठीक है। तो प्रोग्रेस इवोल्यूशन शीट वो आपको बुक के अंदर मिलेगी, तो बुक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी 4-5 दिन के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप फाउंडेशन पढ़ के आए, तो फाउंडेशन आपने पास कर लिया, उसकी आपको बहुत बहुत बधाई। बट उसका कंपैरिजन करते हैं हम इंटर से, क्योंकि स्टूडेंट जब फाउंडेशन क्लियर कर लेता है, काफी स्टूडेंट्स की ये सोच हो जाती है, बस मैंने एक स्टेज तो पार कर लिया, मेरा 1/3 सीए हो गया। ऐसा नहीं है। फाउंडेशन इज एंट्री एग्जाम। आपको इस कोर्स में आने की परमिशन मिली है जस्ट। मैं काफी बार यही बोलता हूं कि सीए की 2 ही स्टेजेस हैं। कौन सी? इंटर और फाइनल। क्यों? फाउंडेशन तो जस्ट एंट्री एग्जाम है, आपको इस कोर्स में आने की परमिशन मिली है अभी बस। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? फाउंडेशन में आप 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इधर इंटर में आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। फाउंडेशन में आपके पास अवेलेबल टाइम रहता है 7 महीने तकरीबन, और इंटर में आपके पास तकरीबन 9 महीने का टाइम रहता है। डिफिकल्टी लेवल, फाउंडेशन कुछ इजी या मॉडरेट लेवल का है, और इंटर कुछ हाई लेवल का है, और फाइनल फिर उससे और ज्यादा हाई लेवल का है, ठीक है। तो डिफिकल्टी लेवल ये है। और फाउंडेशन लेवल पे आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हो वो आप 11th 12th में काफी हद तक पढ़ चुके होते हो, और टैक्सेशन से तो आपका सामना इंटर में ही होता है। मैंने काफी स्कूल वगैरह जो स्कूल से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये सजेशन दिया है कि थोड़ा सा टैक्सेशन का पार्ट भी आप डाल दो 11th और 12th में। उससे क्या होगा, स्टूडेंट को उसी वक्त ही थोड़ा सा इस सब्जेक्ट के बारे में पता पड़ जाएगा। आज इंटर में सीधे स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को पढ़ता है, उसको डिफिकल्ट लगता है। अकाउंट्स जब पढ़ता है उसका 11th 12th में पढ़ रखा होता है, और टैक्सेशन तो उसका फर्स्ट टाइम आता है, पहली बार वो इंटर में पढ़ता है। तो फाउंडेशन में जो आपने सब्जेक्ट किए वो 11th 12th में आपके हो रखे थे, लेकिन इंटर में आपको नए सब्जेक्ट भी मिलेंगे। जैसे इंटर में फर्स्ट ग्रुप में टैक्सेशन सब्जेक्ट, ये टोटली नया। सेकंड ग्रुप में आप देखोगे EIS वाला पेपर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो पूरा ही नया सब्जेक्ट है वो। पासिंग रेशियो क्या रहता है इंटर में आपका? 28 से लेकर 40% तक आपका रिजल्ट रहता है, लेकिन इंटर में इसका आधा हो जाता है, ठीक है। तो डिफिकल्टी लेवल है, इंटर में कुछ डिफिकल्टी लेवल अच्छा है। और काफी जगह आप जाएंगे, काफी सीए जो कोचिंग कराने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस तरीके से स्लोगन्स बना देते हैं, सीए इज मच इजियर देन 12th स्टैंडर्ड। तो ऐसे स्लोगन से इम्प्रेस नहीं होना है। जब आप पढ़ोगे तब आपको खुद पता पड़ेगा कि डिफिकल्टी लेवल हाई है, और हमको शुरू से ही ढंग से पढ़ाई करनी है, ठीक है। या लिख देते हैं सीए विथ स्माइल। जो सीए करता है बेचारे की स्माइल ही गुम हो जाती है। लेकिन आपको डरना नहीं है, ये सब मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? ताकि आप शुरू से ही अलर्ट रहो और आपकी प्रिपरेशन शुरू से ही स्ट्रांग रहे। तो
जो सीए इंटर है वो सीए फाउंडेशन का 4 गुना है। ठीक है, चलिए अब कुछ छोटी छोटी बातें, सक्सेस मंत्र। तो आपने कॉमर्स फील्ड में सबसे बेस्ट करियर चुना है। सीए के अलावा कॉमर्स स्टूडेंट कुछ और नहीं सोचता। अगर वो बहुत एडवांस लेवल की पढ़ाई के बारे में सोच रहा है तो उसको सीए के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं मिलता। ठीक है, तो ठीक है, अच्छा है, सबसे बेस्ट कोर्स है और सिलेबस वास्ट है, सब्जेक्ट नए हैं, टाइम लिमिटेड है। लेकिन लिमिटेड है इसका मतलब ये नहीं है कि सफिशिएंट नहीं है। आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है, आप अगर ढंग से करेंगे तो हो जाएगा। तो सीरियसली लें इस बात को, कैजुअलिटी में नहीं लेना है और टारगेट बनाइए। हर किसी की इच्छा रहती है मैं सीए बन जाऊं, लेकिन इच्छा रखने से क्या होगा, उसके लिए एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। तो टारगेट बनाइए, आई विल बी ए सीए, कि एक दिन मैं सीए बनूंगा, बनना ही है, चॉइस नहीं है मेरे पास, बनना ही है। और भगवान में विश्वास रखिए। पेरेंट्स वो भी आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उनका मोरल सपोर्ट भी रहता है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी है, वो आपका बहुत ध्यान रखते हैं। टीचर्स पे भी विश्वास रखिए और सबसे मेन बात, खुद पे विश्वास रखिए कि आप कर पाएंगे। ठीक है, मन जो है डगमगाना नहीं चाहिए, हमेशा मन को स्ट्रांग बनाए रखना है कि हाँ मेरे को करना है। ये जो लाइफ मतलब आपकी अब से जो लाइफ शुरू हो रही है ना, तो 15 इयर्स के बाद से थोड़ी समझ आना शुरू होती है और समझ आने के बाद आपको पता पड़ता है कि हमको कौन से फील्ड में जाना है और फील्ड का सिलेक्शन करके आप अपनी प्रिपरेशन कब से शुरू करते हो, तकरीबन 18 इयर्स के बाद से। ये जो 18 इयर्स के बाद से आपकी जो एज होती है तकरीबन 23 इयर्स तक, इसमें आपको अगर अपने लाइफ में आगे जाना है तो इस टाइम पीरियड में आपको सबसे ज्यादा मेहनत लगती है और ये मेहनत ही डिसाइड करती है कि आप जब इस एज को खत्म कर लोगे उसके बाद आप क्या बनोगे, मतलब आपका फाइनल शेप क्या होगा बाकी की बैलेंस लाइफ के लिए। तो अभी सारे एफर्ट्स झोंक देने, आपको सीए बन के निकलना है, क्योंकि इस एज के गुजरने के बाद फिर आप नए सिरे से कुछ नहीं सोच सकते। मेहनत करने का टाइम अभी है, जो करना है अभी है। ठीक है, तो आपको पढ़ाई करते वक्त मतलब पढ़ाई को एंजॉय करते हुए चलना है और कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, फुल एनर्जी होनी चाहिए आप में। स्ट्रेस लेकर पढ़ाई नहीं करनी है। स्ट्रेस लेकर पढ़ाई करोगे ना तो उससे क्या होगा, आप जो पढ़ोगे याद नहीं रहेगा। ठीक है, और आपके और पढ़ने की एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। तो स्ट्रेस लेकर पढ़ाई नहीं करनी है। सीरियस रहना है कि मेरे को करना है, लेकिन सोच सोच के इतना पैनिक भी नहीं हो जाना है, स्ट्रेस ही नहीं लेना है। माइंड को बहुत बैलेंस में रखना है, समझ गए। फिर आप अपनी परफॉर्मेंस हर दिन चेक करें। ऐसा नहीं है कि बस क्लास में आ रहे हैं बैठ रहे हैं, आप अपने लेवल पर चेक करें कि क्लास में जो टीचर ने पढ़ाया हमने घर पे जाके पढ़ा कि नहीं, हमने होमवर्क किया कि नहीं, हमको समझ में आ रहा है कि नहीं। ये रोज चेक करना है, अपनी परफॉर्मेंस रोज चेक करनी है कि कहीं हमारी परफॉर्मेंस वीक तो नहीं हो रही है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है, तो आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। तो ये रेगुलरली चेक करना है आपको, अपना परफॉर्मेंस लेवल रोज चेक करना है। और चेक विथ पीयर्स, पीयर्स मतलब आपके साथ जो और स्टूडेंट्स हैं उनको भी आपको देखते रहना है कि ये फ्रेंड है मेरा इंटेलिजेंट है, ये कैसे पढ़ता है, आपको ये भी देखना है। और मैं आपको सजेशन दूंगा कि अपना 5-7 फ्रेंड्स का एक अच्छा ग्रुप बना लीजिए जो पढ़ने वाले हैं। उसमें नहीं पढ़ने वालों को एंट्री मत दीजिए। उससे क्या होगा, 5-7 फ्रेंड्स का ग्रुप बन जाएगा तो उसमें आप रोज डिस्कस करिए क्या पढ़ा,
जो फ्रेंड इधर उधर की बातें करे उसको अपने ग्रुप से हटा दो। काम की बात करनी है, स्टडी से रिलेटेड बात करनी है कि कितनी प्रिपरेशन हो गई, किसका कितना कोर्स हो गया, इससे रिलेटेड बात करनी है, या टॉपिक से रिलेटेड बात करनी है कि आज ये सेक्शन पढ़ाया, इसमें मेरे को ये डाउट है। अपने फ्रेंड से भी पूछो, ठीक है। टीचर से पूछें अच्छा है, लेकिन फ्रेंड से भी पूछिए। उससे क्या होगा, देखिए ये प्रोफेशनल कोर्स है तो इसमें आपको अपने फ्रेंड्स से भी पूछना है। उससे क्या होगा, आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा। तो फ्रेंड से भी पूछें। अपना सिटिंग टाइम आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप यूं नहीं कि 2-3 घंटे का ब्रेक ले रहे हैं बीच में। आपको परमिशन नहीं है 2-3 घंटे आराम करने की रात के अलावा, ठीक है। तो दिन में आप ऐसा नहीं 2-3 घंटे फ्री बैठे हैं कि हाँ मैं तो 4 घंटे पढ़ लूंगा दिन के, बस हो जाएगा मेरा काम। ऐसा नहीं है, आपको 1 मिनट भी गंवाना नहीं है। लेकिन रिलैक्सेशन के भी लिए भी आपको थोड़ा टाइम निकालना है। आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो या रिलैक्सेशन टाइम है आपका ये। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 घंटे कंटिन्यूस पढ़ाई कर ली, आप 15 मिनट्स का ब्रेक ले लो, तो वो तो हो गया रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। लेकिन 2 घंटे में आप अगर पढ़ रहे हो, 15-15 मिनट से उठ के जा रहे हो कि अब तो भूख लगी है, कुछ खा लेता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपना सिटिंग टाइम खुद बढ़ाना है, ठीक है। 2 घंटे पढ़ने के बाद उठिए, कुछ खाइए, ठीक है, इस तरीके से करिए। 2 घंटे में आप 4 बार उठ गए, ऐसे नहीं चलेगा। तो आपको वो खुद मैनेज करना होगा। सोशल मीडिया से कुछ डिस्टेंस बनाए रखिए या उसका स्मार्टली यूज करिए। कैसे, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स का कहना है सर आप कहते हो सोशल मीडिया से दूर रहो, फिर आप कहते हो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। आप चाहते क्या हो, आप तो 2-2 बातें कर रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अगर सोशल मीडिया का यूज कर रहे हो, उसका स्मार्ट तरीके से यूज करो, अपने फायदे के लिए यूज करो। ऐसा नहीं हाँ बस सेल्फी ले ली स्टेटस में डाल दी। इन कामों के लिए यूज नहीं करना है, ठीक है। और 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है, मतलब आपके सारे जीवन कैंसिल कि बस शादी है वहां इतने आइटम होंगे। ऐसे होता है ना कि लोग शादियों में जाते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं, जल्दी पहुंचते ही खाने का 1 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद इधर उधर टहलते हैं, मिलते हैं सबसे, फिर सेकंड राउंड शुरू होता है, फिर वापस थोड़ा घूमते हैं, फिर थर्ड राउंड शुरू होता है, फिर आराम से घर आते हैं। जीवन में जाना ही नहीं है, टोटल वेस्टेज है टाइम की। और मैंने कहीं दिख लिया तो खैर नहीं है आपकी, हाथों हाथ घर भेज दूंगा आपको। स्ट्रेस लेकर पढ़ाई नहीं करनी है और झूठ बोलना छोड़ दीजिए, ईमानदार बनिए, ठीक है। काफी स्टूडेंट्स क्या होता है मैनिपुलेटिव हो जाते हैं, करते कुछ नहीं है बताते बहुत ज्यादा है। अगर आपकी ये प्रैक्टिस डेवलप हो गई तो मतलब फिर से ये नहीं होगी। झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है पेरेंट्स से बात करें, टीचर से बात करें, उनके पास सॉल्यूशन जरूर होगा। अब आप मैच्योर हैं, मान गया मैं, हो सकता है आपके पास अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, लेकिन जो बड़े हैं, सीनियर हैं, उनके पास वो उस टाइम पे से गुजर चुके हैं, वो सारी बातें हैंडल कर चुके हैं। मैक्सिमम केसेस में बड़ों को पता रहता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो छोटों को नहीं पता। तो पेरेंट्स से बात करिए, टीचर से बात करिए, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। फिर पढ़ाई कैसे करनी है, डेली प्लान बनाएं कि रोज आज मेरे को क्या पढ़ना है। रात को पहले से सोच के रखिए कि कल मेरे को क्या पढ़ना है। एक हफ्ते का भी प्लान बना सकते हैं कि इस हफ्ते में, इस वीक में मेरे को ये चीजें कंप्लीट कर लेनी है। और
स्टूडेंट को जो होता है सिटिंग बढ़ानी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि एक जगह बैठे हैं, आप एक्सरसाइज करिए, बॉडी का मूवमेंट जरूरी है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, माइंड डल हो जाता है, एक ही जगह बैठे बैठे माइंड डल हो जाता है। अब पढ़ने के लिए बैठना तो पड़ेगा, तो कुछ टाइम एक्सरसाइज के लिए भी निकालें। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 2 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद आप 10 मिनट एक्सरसाइज करिए, उससे आपकी जो हेल्थ है वो ठीक रहेगी। हेल्थ ठीक रहना भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लीजिए 3 दिन के लिए बीमार हो गए, आपकी इम्यूनिटी वीक है, ठीक है, तो 3 दिन के लिए बीमार हो गए, 3 दिन के लिए आपकी स्टडी सफर करेंगे, आप 3 दिन पीछे हो गए, तो अपनी इम्यूनिटी लेवल बढ़ाइए ताकि आप बीमार ना पड़े, पड़ते हैं तो कम से कम। इसलिए एक्सरसाइज करिए, नींद पूरी लीजिए, ठीक है, और कुछ फ्री टाइम भी रखिए। हर वक्त नहीं पढ़ते रहना है कि बस ये ज्वाइन कर ली तो अब खुद को सजा देनी है, हर वक्त पढ़ते रहना है, ऐसे भी नहीं है, कुछ फ्री टाइम भी रखिए। फिर आपको फर्स्ट डे से स्टडी शुरू कर लेनी है। तो कल से मैं डायरेक्ट टेक्स्ट वाला पोर्शन शुरू कर दूंगा, तो आपको घर जाके पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अभी तो टीचर को पढ़ाने दो क्लास में, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आराम से घर पे पढ़ूंगा। ऐसे नहीं करना है। जो क्लास में पढ़ाया गया है घर पे दोबारा जरूर पढ़ना है आपको, रेगुलर स्टडी करनी है, ठीक है। मैंने इस पीडीएफ के अंदर शुरू में एक बात दे रखी है, ए रिवर कट्स थ्रू रॉक्स नॉट बिकॉज ऑफ इट्स पावर बट बिकॉज ऑफ इट्स परसिस्टेंस। मतलब क्या, नदी का जो बहाव होता है वो पत्थर पे पड़ता है। अपन को लगता है कि नदी का जो ये पानी है चट्टान को तोड़ पाएगा या नहीं तोड़ पाएगा, ठीक है, लगता है नहीं तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन चट्टान धीरे धीरे टूटने लगती है। क्यों? पानी कंटिन्यूअस बहता रहता है उसके ऊपर। तो आपके एफर्ट्स में कंटिन्यूटी होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते आपने क्लास ली, उसके बाद थक गए, घर पे कुछ पढ़ाई नहीं की, फिर संडे आया, संडे के दिन आप पढ़ रहे हैं सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी आपको रोज करनी है, मतलब अपने एफर्ट्स में कंटिन्यूटी रखनी है। कंटिन्यूटी रखोगे तब जाके आप क्लियर कर पाओगे, ठीक है। फिर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने, मतलब जो जो आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है सारे सब्जेक्ट आपके घर पे भी आप पढ़ोगे। आपको सीए इंस्टीट्यूट की बुक्स भी पढ़नी है, टीचर की बुक्स भी पढ़नी है, सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है। आपके साथ में बीकॉम के भी एग्जाम चलेंगे। जो बीकॉम के स्टूडेंट्स होते हैं और सीए के स्टूडेंट्स होते हैं, दोनों में फर्क होता है। बीकॉम के स्टूडेंट्स अधिकतर क्या करते हैं, 5 साल के पेपर उठाए, उसमें क्वेश्चंस जो आए कर लिए, हो गया। यहां ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको फर्क करना पड़ेगा, आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, लेकिन पैनिक नहीं होना है। और याद रखिए, आपको सिर्फ 50% मार्क्स लाने से आप पास हो जाओगे। मतलब वो बचपन वाली बातें नहीं है कि 10 में से 10 लाने हैं, या 11th 12th में जैसे 92%, 95%, मेरे को तो ऐसे लाने हैं। आप 50% भी लाओगे तो आप पास हो, ठीक है। तो पढ़ाई को लेकर पैनिक नहीं होना, आपको समझदारी से काम लेना है, मैच्योरिटी लेवल अपने अंदर डेवलप करना है। अब आप बड़े हो चुके हो, ठीक है, तो वो मैच्योरिटी आपके एटीट्यूड में, आपके वर्किंग में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। फिर आप जो पढ़ रहे हो वो आपके कॉन्सेप्ट्स जो है स्ट्रांग होने चाहिए। कैसे? जैसे मैंने सेक्शन पढ़ाया, आप सेक्शन के अंदर जो लिखा है वो तो पढ़ ही नहीं रहे हो, एक बार जस्ट रीड कर लिया, और फिर जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हो सेक्शन के अंदर लिखी हुई बात को अप्लाई नहीं कर रहे हो आप, मतलब आपके कंसेप्ट ही वीक हैं। तो पहले आपको सेक्शन को ढंग से समझना है,
उसके बाद आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैंडल करने हैं। और शॉर्टकट्स पे भरोसा नहीं करना है। और होती कोशिश आप अपने नोट्स भी बनाइए। मेरे नोट्स देखने के बाद आपको लगेगा नहीं कि खुद के नोट्स बनाने की जरूरत है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा अपने नोट्स बनाइए। आप लिखिए, क्लास में जो पढ़ाया गया है लिखिए, लिखने की आदत डेवलप करिए। रीजन उससे आपकी स्पीड भी अच्छी बनेगी। एग्जाम में स्पीड का भी रोल है। कई बार ऐसे होता है 10 क्वेश्चन आए, 10 के 10 हमको आते थे, लेकिन जब हम करने बैठे तो 8 ही कर पाए। क्यों? हमारी स्पीड ही नहीं है। तो 2 क्वेश्चन तो आते हुए भी हमने छोड़ दिए, तो फिर क्या मतलब? स्पीड भी बढ़ानी है। सारे चैप्टर्स के नोट्स नहीं बना पाते हैं तो कुछ चैप्टर्स के नोट्स बना लीजिए। जैसे मैं आपको बिजनेस प्रोफेशन हेड कराऊंगा तो वो सबसे बड़ा हेड है, बट सबसे बड़ा चैप्टर है। उसमें इतने सेक्शंस हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या करेंगे? आप उस चैप्टर के लिए समरी नोट्स बनाएंगे। तो उस चैप्टर को शॉर्ट में पीजीबीपी हेड बोलते हैं। वो आप समरी नोट्स बनाएंगे। उसका फायदा क्या रहेगा? अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो वो आप समरी नोट से पढ़ लेंगे, अपने ही नोट से। इसके अलावा टीडीएस चैप्टर, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, कुछ एक चैप्टर्स के नोट्स खुद जरूर बनाएं, समरी नोट्स। वो आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। और चैप्टर जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं, घर पे हर सब्जेक्ट को कम से कम 30 मिनट्स तो पढ़िए और अपने फ्रेंड्स से भी डिस्कस करिए। कभी कभी रैंडम स्टडी भी कर लीजिए। कैसे? रैंडम स्टडी का क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल, मैं 5th चैप्टर पढ़ा रहा हूं आपको और 5th चैप्टर चल रहा है। आज आने में मेरे को 10 मिनट लेट हो गया। आप देख रहे हैं सर टाइम से आए नहीं आज, तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए। आप 2nd चैप्टर का एक कोई छोटा सा सेक्शन उठाकर उसको रिवाइज कर लो तब तक। इससे क्या होगा? आपका 2nd चैप्टर में भी कुछ जो पहले पढ़ रखा था आपने उसको याद भी कर लिया है, लेकिन जब तक आप 5th चैप्टर पर पहुंचते हो 2nd चैप्टर की बातें भूलना शुरू हो जाती। तो पिछली भी बातें याद रखते हुए चलना है। तो उसके लिए रैंडम स्टडी जरूरी है। और जैसे कि मैंने आपको बोल दिया, 3 बार तो आपको रिवीजन करना है। ठीक है? तो तरीका आपका क्या रहेगा? पहले आप अपने कंसेप्ट्स स्ट्रॉन्ग करिए, मतलब थ्योरी वाला पार्ट, आपको सेक्शंस और प्रोविजंस वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लेना है। वो पढ़ने के बाद वो प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट होगा वो आप क्वेश्चंस में अप्लाई करो। सीधे ही क्वेश्चन शुरू कर दिए, प्रोविजन तो ढंग से पढ़ा ही नहीं, तो क्वेश्चन कैसे ढंग से होंगे? ठीक है, ऐसे नहीं करना है। और कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो बीच में मत छोड़ो, उसको कंप्लीट हो जाए उसके बाद। और यहां पर स्टेप मार्किंग है। मान लो कोई बड़ा क्वेश्चन है तो हर स्टेप के मार्क्स हैं। तो इस बात से मत डरिए कि मैं प्रैक्टिस करके देख रहा हूं, आधी चीजें सही हो रही हैं, आधी चीजें गलत हो रही हैं। वो तो प्रैक्टिस से डेवलप होगा। आप एक बार गलती करोगे, दूसरी बार गलती करोगे, तीसरी बार नहीं करोगे, तो ये चीज धीरे धीरे सही होगी। तो आपने जो सोल्यूशन किया है उसके सारे स्टेप्स आप चेक करें। उसमें मान लीजिए 10 स्टेप्स थे, तो हो सकता है आपके 7 स्टेप्स सही हो, 3 स्टेप्स गलत हो। तो जो गलत हुए हैं वो चेक करिए, क्यों गलत हुए, वो मेरे को वहां पे क्या चेक करना था, कौन सा सेक्शन अप्लाई करना रह गया, वो चेक करिए। और आंसर्स देखने के बाद सोल्यूशन शुरू ना करें। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट पहले आंसर देखता है, आंसर देखने के बाद उसको वही आंसर लाना है। होता है ऐसा? अकाउंट्स में होता होगा कई बार कि ये आंसर लाना है मेरे को, अब मेरे को उस तरीके से चलना है। आंसर पहले मत देखिए, ठीक है? और क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ें और उसको क्वेश्चन से कोरिलेट करें। और जब आप कर लेते हैं क्वेश्चन, सोल्यूशन हो गया आपका, आप वापस क्वेश्चन से चेक करें। क्वेश्चन में ये पूछा था, इस बात का मैंने इफेक्ट दिया कि नहीं, ये पूछा था, इस बात का इफेक्ट दिया कि नहीं, स्टेप बाय स्टेप चेक करें। ठीक है? और डाउट्स आप रेगुलर हाथों हाथ पूछ लीजिए। ऐसा मत करिए ठीक है मैं बाद में पूछ लूंगा।
बाद में पूछेंगे तो क्या होगा, इकट्ठे होते जाएंगे डाउट्स, और फिर हो सकता है आपके 7-8 डाउट्स इकट्ठे हो गए, आपने पूछे ही नहीं, वापस पूछते वक्त उसमें से आपको 3-4 ही याद आ रहे हैं, बाकी रह गए। ठीक है, तो ऐसा मत करिएगा। और डाउट आप डायरेक्ट फैकल्टी से पूछें तो बहुत अच्छा है, अपने फ्रेंड्स से भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, हो सकता है फ्रेंड्स को भी बरोबर उस बात का नहीं पता हो, तो फैकल्टी से डायरेक्ट पूछिए। आपका सीए करते वक्त माइंडसेट कैसा होना चाहिए? आपका माइंडसेट ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट, अरे ये सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम है, ये सब्जेक्ट ये में इसमें भी प्रॉब्लम है, मतलब सब जगह प्रॉब्लम ही है, और प्रॉब्लम है इसलिए तो पढ़ना है। तो आपका, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मैंने बोला कि क्वेश्चंस पूछते रहो, अपने डाउट्स सॉल्व करते रहो, तो वो फर्जी डाउट पूछना शुरू कर देते हैं। क्या दिखाने के लिए? कि सर को लगे हाँ कुछ पूछा इसने। तो प्रॉब्लम आस्किंग एटीट्यूड मत रखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखिए। आपको वास्तव में प्रॉब्लम है और वो सॉल्व करानी है, ऐसा एटीट्यूड रखिए। जबरदस्ती क्वेश्चन मत पूछिए। चीज क्लियर हो गई, नेक्स्ट। क्यों? चीजें बहुत ज्यादा है, तो उसमें फंसे हुए नहीं रहना है, हाथों हाथ उसको सॉल्व करके आगे बढ़ना है। फिर हमारी क्या फैसिलिटीज रहेंगी, हम आपको बेस्ट सपोर्ट देंगे। हमारे पास पूरा नॉलेज है। मैं तक ये 20वां साल चल रहा है पढ़ाने का, और मैं तकरीबन हर 6-6 महीने से एग्जाम होते हैं, मतलब क्या, मैं तकरीबन 40 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये देख चुका हूं, और काफी स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं। तो स्टूडेंट्स को इन जनरल क्या डाउट आते हैं ये मेरे को पहले से पता रहता है। मैं वो हाथों हाथ खुद ही सॉल्व करते हुए चलता हूं, लेकिन फिर भी कोई नया डाउट आ जाए, स्टूडेंट पूछे, तो आप हमें कैसे यूज करोगे वो आप पे डिपेंड करता है। कोई स्टूडेंट है, मैंने बोला व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप प्रॉब्लम पूछो, प्रॉब्लम आ रही है लेकिन पूछ नहीं रहे। आप हमें कैसे यूज करेंगे वो आप पर है, हमें यूज करिए। ठीक है, और प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, लाइव क्लासेस आपको अटेंड करनी है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको घर पे मिलेंगी। देखिए, आपको रिकॉर्डेड क्लास भी घर पे मिलेगी, इसका आपको एडवांटेज क्या रहेगा? देखिए, फेस टू फेस क्लास का कोई मुकाबला नहीं है। आप यहां पर जब आपको रिकॉर्डेड क्लास ही डायरेक्टली मिल जाए घर पे, और फेस टू फेस क्लास में नहीं आना पड़े, तो मैं बताता हूं, स्टूडेंट सोचता है कि हाँ मैं तो कर लूंगा बाद में, आज मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, आज यहां जाना है, आज वहां जाना है, उसमें टाइम सारा वेस्ट हो जाता है। फेस टू फेस क्लासेस का मोटिव क्या रहता है? घर वालों ने सुबह आपको यहां भेज दिया, अब आप यहां बाउंड हो, पढ़ रहे हो, तो पढ़ाई रेगुलर बेसिस पे चलेगी, आपको अंडर कंट्रोल काम करना पड़ रहा है। लेकिन एक बात बताना, जैसे मैं मेरी बात ही कर लूं, अगर कोई बोले रिटर्न फाइलिंग की ये लास्ट डेट है, आपको इस डेट तक मैं मेरे सारे क्लाइंट्स के रिटर्न फाइल करना मेरे को जरूरी है, अगर सपोज ये लास्ट डेट ना हो तो मैं कितना ढंग से काम करूंगा, आप अंदाजा लगा सकते हो। तो बाउंडनेस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कोई टाइमलाइन फिक्स होनी चाहिए कि इस टाइम तक हमें ये काम कंप्लीट कर लेना है, नहीं तो क्या होगा, पूरा रायता फैल जाएगा, कोई ढंग से काम नहीं होगा। और हम जो कई स्टूडेंट आते हैं, सर लेक्चर्स आप लैपटॉप में डाल दीजिए, वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, मोबाइल पे हम देख सकें, गूगल ड्राइव पे लिंक आपके पास आ जाएगा, आप उस पर भी देख सकते हो। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट क्लास में चैप्टर पढ़ लेता है, उस वक्त उसको पूरा समझ आ जाता है, जब वापस रिवीजन करना है तो फिर वापस किसी पॉइंट पर डाउट आ गया, तो क्या करे, उस वक्त उसके पास जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं वो देख ले। ठीक है, मतलब आपको ब्लेंडेड अप्रोच रखना पड़ेगा। आपको इस सब का लेक्चर्स का यूज कैसे करना है, मैं कहूंगा कि आप इसका स्मार्ट यूज करें। कैसे? फेस टू फेस क्लासेस ही करें, इसमें आपका रेगुलर बेसिस पे कोर्स होगा। लेक्चर्स जो हैं वो आपके बैकअप के लिए हैं, उसको बैकअप के तौर पर यूज करिए। बैकअप का मतलब समझते हो? बैकअप का मतलब है आप क्लास में आ रहे हैं, क्लास में आता समझिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी रीजन की वजह से मान लो आप 3 दिन के लिए बीमार हो गए,
आपकी स्टडीज डिस्टर्ब हो गई, या 3 दिन के लिए आपको कहीं, मान लो घर पे कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, आपको वहां पर रहना पड़ा, 3 दिन के लिए आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, तो वो लेक्चर्स आपके पास बैकअप के तौर पर अवेलेबल हैं, उसका उस तरीके से यूज करिए। उसको मेन मत मानिए कि लेक्चर्स हैं, अब फेस टू फेस क्लास जाए भाड़ में, मैं तो बाद में पढ़ लूंगा। ठीक है, इस कोर्स में अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं समझना है, मतलब लर्निंग अप्रोच रखना है, हमें चीजें समझनी है, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है, चीजें समझनी है। ठीक है, और आपको जो मटेरियल मिलेगा, बुक्स मिलेंगी, मोस्ट ऑथेंटिक है। मतलब कई बार ऐसे होता है इंस्टीट्यूट भी गलती कर लेता है, बट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर से पढ़ने से क्या होता है, वो टीचर उस सब्जेक्ट के अंदर बिल्कुल गुम सा होता है, मतलब सारी बातें उसे पता होती हैं। तो कई बार हम इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी गलती निकालते हैं, यहाँ गलती हो रखी है। तो आपको जो मटेरियल मिलेगा मोस्ट ऑथेंटिक है, वेल डिजाइंड है, और आईसीआई के मॉड्यूल्स के हिसाब से, आईसीआई के मॉड्यूल्स के हिसाब से मतलब क्या, जैसे मैं आपको कैपिटल गेन चैप्टर कराऊंगा, तो अगर आप दूसरी बुक्स पढ़ेंगे तो कैपिटल गेन चैप्टर में सेक्शन 45 सबसेक्शन 3, सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 ये इंटर लेवल के कोर्स में नहीं है। तो जो चीज आपके कोर्स में नहीं है वो आपको पढ़नी चाहिए क्या? नहीं। ठीक है, मैं ये फाइनल के स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? आपके कोर्स में नहीं है। तो सारा जो मेरा बुक है वो आईसीआई मॉड्यूल्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। आपको एग्जाम तक फुल सपोर्ट मिलेगा, और आपको क्लास में डिसिप्लिन के साथ चलना है। इसको बाउंडेशन मान के नहीं चलना है। ये जो बाउंडेशन है, कंट्रोल्ड मैनर में आप चलोगे, कल को आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। आप फोकस्ड बनिए, मतलब अगर स्टूडेंट बनना है, कुछ सीखना है, तो अर्जुन बनिए। अर्जुन, महाभारत वाला अर्जुन, वो बनिए। उससे क्या होता है? बिल्कुल फोकस्ड स्टडी, हमको ये करना है। अर्जुन को क्या पूरी मछली नहीं दिखाई दे रही, उसके अंदर आंख दिखाई दे रही, मछली की आंख, क्योंकि उसमें ही तीर उसको लगाना है। तो फोकस्ड स्टडी रखनी है। ठीक है, उससे क्या होता है? उसमें आप अपने फील्ड में बहुत एक्सपर्ट बनेंगे, बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, और टीचर्स भी आप पे स्पेशल अटेंशन देंगे। आपको ये रैंक वाला दिमाग में लेके चलना है कि मेरे को रैंक लानी है। तो मतलब इस एग्जाम में बहुत अच्छा मेरे को क्वालिफाई करना है, अपना नाम करना है, टीचर्स का मेरे को फुल सपोर्ट मिले। ठीक है, अर्जुन के साथ क्या हुआ था? अर्जुन इतना फोकस था, इसकी वजह से गुरु द्रोणाचार्य ने उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। ठीक है, तो अर्जुन बनिए। और उसका दूसरा फायदा क्या? गुरु ने तो ध्यान दिया ही उन पे, और जब महाभारत हुआ तो भगवान कृष्ण भी उनके सारथी बन गए। ठीक है, तो भगवान भी सारथी बनेंगे अगर आप डेडिकेटेड होके काम करोगे। तो डिसिप्लिन एंजॉय करना है। और लेक्चर्स, ये कोर्स कितने टाइम तक चलेगा? 5 महीने चलेगा, जिसमें आपका डीटी वाला पोर्शन 3 महीने चलता है, आईडीटी वाला पोर्शन 2 महीने चलता है। रोज 2 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, जैसा मैंने अभी कहा, आपको रेगुलर क्लास में आना है, मतलब टाइमली रोज उठ जाना है, नींद से इधर आना है, कंटिन्यूसली आपको स्टडीज करनी है। अगर मैं आपको डिसएडवांटेज बताता हूं, अगर स्टूडेंट सोचता है मेरे को लेक्चर तो वैसे ही मिलना है, मैं घर पे देख लूंगा, उसका डिसएडवांटेज ये रहेगा, हम भी दे रहे हैं पेन ड्राइव वगैरह, क्यों आजकल यही फैशन चल पड़ा है, लेकिन उसका जो डिसएडवांटेज है वो हमको खुद देखने को मिला है। स्टूडेंट फोकस्ड होके नहीं पढ़ पाता है, उसकी पेंडेंसी चलती रहती है। मतलब ऑनलाइन वाला स्टूडेंट को अगर हम पूछें कि आज जो पढ़ाया वो चल रहा है कि नहीं सर, मेरा तो अभी 15 दिन पहले जो आपने चैप्टर पढ़ाया वो चल रहा है।
मतलब ऑनलाइन वाला स्टूडेंट हमेशा पीछे रहता है। ऑनलाइन लेक्चर्स हमारे भी अवेलेबल है, बट उसको यूज कैसे करो? एज ए बैकअप। उसको मेन मत मानो। ये फेस टू फेस क्लास मेन है। ऑनलाइन वाले लेक्चर्स आपको मिलेंगे, उसको बैकअप के तौर पर यूज करो, ठीक है। अधिकतर क्या होता है, जैसे सीए फाइनल में स्टूडेंट सोचते हैं सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, हम ऑनलाइन ही पढ़ लेंगे। अधिकतर स्कूल से पास आउट बच्चे पहले इंटर होगी, फिर फाइनल होगी। फाइनल में सारे सब्जेक्ट्स अधिकतर स्टूडेंट ऑनलाइन भी कर लेता है, लेकिन इंटर का स्टूडेंट सीधा फाउंडेशन से सीधा वो सोचे, फाइनल की सोच रखे कि मैं ऑनलाइन ही करूंगा, तो उसके डिसएडवांटेजेस, नुकसान है उसका। आपका कोर्स हमेशा पीछे चलेगा, ठीक है। ये बात आप जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछ के देखना, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो फेस टू फेस क्लास में आप हाथों हाथ चैप्टर के साथ चलें, टीचर के साथ चलें, रेगुलर होमवर्क करें, रेगुलर। और एक बात और बोलूंगा, आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैंने 4 दिन पहले जो बात पढ़ाई है आज उस पर ही और एडवांस पॉइंट आ रहा है। आपने वो 4 दिन पहले वाली बात ढंग से नहीं समझी है, उससे रिलेटेड आपने होमवर्क नहीं किया है, तो आज आपको यकीनन आज जो पढ़ाया जाएगा उसमें प्रॉब्लम आएगी। फिर आप ये मत कहना नहीं समझ नहीं आ रहा है, तो क्या आपने 4 दिन पहले जो समझाया गया था ढंग से समझा कि नहीं? तो उसमें फॉल्ट किसका है? लेक्चर आपको मिल जाएंगे, आप बोलो 4 दिन में नहीं पढ़ूंगा, 4 दिन का मैं 1 दिन में कर लूंगा, तो आप 1 दिन में 4 लेक्चर बैठ के देख रहे हैं। मेरे को एक बात बताना, डॉक्टर ने बोला ये दवाई है, रोज 1-1 गोली लेनी है। आपने बोला मैं भूल गया 4 दिन गोलियां लेना। अब 5वें दिन में क्या करता हूं, चारों की चारों गोलियां ले लेता हूं, हो जाएगा इलाज सीधे ऊपर। तो इस बात को समझना जो मैंने कही, ठीक है। कल से अभी आपका जीएसटी वाला पोर्शन शुरू हो जाएगा। कल से हम, आज ये सब बातें मेरे को समझा देनी थी फर्स्ट डे, कल से मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा, सीधा सब्जेक्ट रिलेटेड बात होगी, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही।